से आ रही बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सरयू में हादसा हुआ है। स्नान के दौरान यहां हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों को बाहर निकाल लिया है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये परिवार आगरा का रहने वाला है। गुप्तार घाट पर यह हादसा हुआ है। परिवार स्नान के लिए सरयू नदी में उतरा था, लेकिन यहाँ 6 लोग एक ही परिवार से लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 6 लोगों को बाहर निकाला गया है। जिन 6 लोगों को बाहर निकाला गया है उनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। अयोध्या के सरयू नदी में यह हादसा हुआ है। गुप्तार घाट पर यह हादसा हुआ है। एक तो वो फिसले तो मैंने ये क्या हुआ नेट एक लग गई, फिर दूसरे लग गई, तीसरे लगते फिर चले गए। फिर हम उसके दिखते रहे। कितने लोग थे? हम 15 थे, लेकिन 12 चले गए। 3 हम साइड से बह के साइड से आ गए थे। एक बंदा आ गया था, उसने हमारा हाथ खींच लिया। कौन कौन लोग थे जो बहे हैं? वो हमारे ससुर हैं, ससुर साहब की बेटी हैं 4। हाँ। और देवती हैं, नातनी है, उनकी वाइफ है। आप लोग कहाँ से आए थे? कहाँ? आगरा से। आगरा से आए थे। अयोध्या से केबी शुक्ला हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। केबी शुक्ला, ये बताएं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? जो 6 लोग लापता हैं उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, आपको हम बता दें कि हम गुप्तार घाट से आगे बढ़ के हम जमथरा घाट पे आ गए हैं। जमथरा घाट आगे बढ़ रहा है। रेस्क्यू टीम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। टोटल 12 लोग लापता थे, जिसमें 6 को बचाया गया है, लेकिन अब मौत कितनी अभी ये क्लियर नहीं है। हालांकि 3 की नाजुक हालत बताई जा रही है। तो कुल मिला के सरयू घाट में जो स्नान कर रहे थे गुप्तार घाट पे, वो बताया जा रहा कि बहुत गलत स्थान पर लोग स्नान कर रहे थे। जो बांधा बना हुआ पक्का बंधा के आखिरी छोर पर कुछ लोग तो कच्चा घाट चले गए थे स्नान करने के, वहां पैर फिसला और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सबके सब नदी में समा गए। कुल 12 लोग लापता थे। जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने 6 को बचा लिया है। 6 अभी भी लापता हैं। खुद शैलेश पांडे जो यहाँ के एसएसपी हैं, बताया जाता है कि बहुत अच्छे तैराक हैं, वो खुद टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। ये वो भीड़ है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हुए। केबी शुक्ला, जिस तरह से यहाँ पर लोग डूबे हैं, जिस तरह आप जानकारी दे रहे हैं कि एक को बचाने के चक्कर में पूरे के पूरे लोग यहाँ बह गए हैं, वहां जो परिवार में से एक सदस्य ने यह बताया कि 15 लोग यहाँ पर आए थे। जो 3 की हालत गंभीर है, उन्हें कहां एडमिट कराया गया है और अब किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चलाया जा रहा है? देखिए, आगरा से 4 परिवार के 15 लोग आए थे, जिसमें 3 बचे थे, 12 लापता हुए थे। तो जो लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं उनको जिला अस्पताल ले जा रहा है। एम्बुलेंस लगी हुई है। जितने लोग मिलते जा रहे हैं उनको सीधे जिला अस्पताल ले जा रहा है। वहां पर डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। सारे बेड खाली करवा दिए गए हैं कि जो जितने लोग हैं उनको जल्दी से लाया जाए, उनको तुरंत चिकित्सा दी जाए। लेकिन अभी केवल 6 लोग मिले हैं, 6 लापता हैं। तो उनको तलाश करने के लिए पूरी टीम लगी है। पीएससी की टीम लगी है। जो स्थानीय गोताखोर है वो लगे हुए हैं, जो स्थानीय पुलिस है वो लगी है। खुद आला अधिकारी मौके पे हैं। खुद एसएसपी शैलेश पांडे जो अच्छे तैराक माने जाते हैं, वो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वो खुद उस टीम पे शामिल हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो खुद बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के 2 मिली है, मिल पाई है। 6 लोग बचाए गए हैं, जिनमें 3 की हालत नाजुक है और 6 को जो है बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिस तरह से नदी में पानी का बहाव कितना है और क्या कहा जा रहा है कि अगर ये लोग बह गए होंगे तो आगे इन्हें आगे कहां ढूंढा जा सकता है? देखिए, ये गुप्तार घाट से जमतरा घाट होते हुए सीधे ये निकलती है बाटी बाबा घाट से, फिर राजघाट होते हुए अयोध्या पहुंचेंगे, अयोध्या धाम पहुंचेंगे। हालांकि गुप्तार घाट से नया घाट है, उसकी दूरी 14। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। 15 लोग थे ये बताया जा रहे हैं, जिनमें से 3 को बाहर निकाल लिया गया, 12 बह गए आगे और 6 लोगों को फिर बाहर निकाला गया और 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो एक ही परिवार के ये 6 लोग हैं जो लापता हुए हैं। एक का पैर फिसला और उसको बचाने के चक्कर में एक के बाद एक लोग यहां पर बह गए। ये शुरुआती दौर में जानकारी हासिल हो पाई है और फिलहाल गोताखोर पानी में उतरे हुए हैं। यहां पर देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। आगे पानी के बहाव को देखते हुए जहां जहां पानी निकलेगा आगे को, तो वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के मद्देनजर तैयारियां की गई हैं, वहां पर भी ढूंढा जा रहा है। जो पूरे हादसे को लेकर डीएम ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। 12 में से अब तक जो है 4 लोगों को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया है, लाइव रेस्क्यू कर लिया गया है। चारों तरफ जो है इसमें फ्लड पीएसी की टीम, जल पुलिस की टीम
और जो हमारे लोकल जितने भी गोताखोर नाविक हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लगातार चारों तरफ ये ढूंढ रहे हैं अपनी नावों के माध्यम से और कांटा लगा के भी सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो अब तक 4 लोगों को इन्होंने जिंदा उसमें रेस्क्यू किया है और बाकी लोगों पर भी जो है अभी कार्रवाई चल रही है। कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें जिंदा रेस्क्यू किया जाए। बढ़ते हैं आगे, बात कानपुर की, जहां करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी उदय देसाई जेल से बाहर भी आ गया है और जांच एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। कोरोना काल के दौरान आरोपी कारोबारी 60 दिनों की पैरोल पर बाहर आ गया। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई तो एजेंसियों को पता चला कि उदय देसाई जेल से बाहर है। बताया जा रहा है कि आरोपी कारोबारी के जेल से बाहर आने में एक अधिकारी की रिपोर्ट भी मददगार साबित हुई है। पोस्ट कोविड दिक्कतों का हवाला देकर उसने जमानत की अर्जी लगाई थी। अब उदय देसाई को जमानत मिलने पर जांच एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। कंप्लेंट करी, बैंक का पैसा गया, जो आरोपी है वो कहां न्यायालय किस किस शक्ल में जा सकता है, परसुएशन करनी चाहिए थी। उन्होंने कंप्लेंट करी, उसके बाद साहब सो गए। उसने परस्यू करके न्यायालय में किस तरह से करा, आरोप नहीं करना चाहिए, न्यायालय भी एक अपना प्रक्रिया होती है, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया में क्या कंप्लेनेंट ने उसकी जो उसको छूट मिल रही थी, जमानत मिल रही थी, पैरोल मिल रही थी, वट एवर ही वॉज गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट, क्या उसमें ऑब्जेक्शन रेज करा बैंक ने? नहीं किया। तो न्यायालय की अपनी सीमाएं हैं। पहले बैंकों को चूना लगाया, फिर अधिकारियों की साठगांठ से आखिर उदय देसाई बाहर आ गया। अगर सूत्रों की माने तो वो बहुत जल्द विदेश भी भाग सकता है, मगर देखना ये होगा कि क्या अधिकारी ऐसा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं जिससे उसके विदेश जाने पर रोक लग सके। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बात गाजियाबाद की, जहां युवकों को स्टंटबाजी करना भारी पड़ गया। गाड़ी पर स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद पुलिस ने 18,000 रुपए का चालान किया है। देखिए, यही स्टंट करना यहाँ इनको भारी पड़ा है। 18,000 रुपए का गाजियाबाद पुलिस ने चालान काटा है इन युवकों का। ये गाड़ी पे किस तरह से स्टंट कर रहे थे, गाड़ी के आगे बैठे हुए थे। देखिए, ऐसे में अगर कोई भी हादसा होता तो वो हादसा बड़ा हो सकता था। जरा सी लापरवाही इनकी जान पर भारी पड़ सकती थी। और यहाँ ना कानून का डर, ना नियमों की परवाह, और इस तरह से ये गाड़ी के ऊपर चढ़कर स्टंट कर रहे थे। तो युवकों को ये स्टंटबाजी, ये एडवेंचरस होना भारी पड़ा है और 18,000 रुपए का चालान इन युवकों का काटा गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां टेस्टिंग में यूपी बना है नंबर 1। यूपी में 6 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अब तक हो चुके हैं। कोविड मामलों में, वैक्सीनेशन में भी यूपी नंबर 1 बना है। अब तक 3 करोड़ 60 लाख 81 हजार डोज दी गई हैं। टीकाकरण को लेकर लोगों में भी उत्साह है। टेस्टिंग में देश में सबसे नंबर 1 6 करोड़ टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। देश के किसी भी राज्य में इतने अधिक टेस्ट नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण का एक बड़ा उसका अहम भूमिका है पूरे संक्रमण से बचाव की, टीकाकरण में भी अब उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक टीकाकरण वाला प्रदेश बन गया है, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख 81 हजार डोज दी गई हैं। ये देश में सबसे अधिक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो है हमारे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी सराहना भी की है। और लोगों में भी जो एक इस टीकाकरण के प्रति उत्साह है, उसकी भी उन्होंने सराहना की है, क्योंकि बहुत सारे पक्षों द्वारा टीकाकरण के विरोध में भी काफ़ी बयान दिए गए थे। तो अब टीकाकरण के प्रति उत्साह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संतोष जाहिर किया है। 28 जून को शादी और 3 जुलाई को जुदा होने के लिए साजिश। ये कहानी एक नए जोड़े की है। दोनों के माता पिता ने बहुत धूमधाम से शादी की, लेकिन साजिश के चक्रव्यूह में ये रिश्ता ऐसा उलझा कि रिश्ते के पक्के धागे कच्ची डोर की तरह टूट गए। मामला मथुरा का है। रिश्ते की इस पहली हम कड़ी आपको हर कड़ी दर कड़ी दिखाएंगे और समझाएंगे कि एक रिश्ता एक हफ्ते के अंदर
कैसे टूट गया और दुल्हन की साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ। लुटेरी दुल्हनों के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज कहानी लूट की नहीं है। ये कहानी मोहब्बत में गुनाह करने की है। लोग कह रहे हैं कि ये कहानी फिल्मों की तरह है, लेकिन साजिश असली है। कोई नहीं कह सकता कि शादी के एक हफ्ते के अंदर ये दुल्हन दगा दे सकती है, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। 28 जून को जब शादी हो रही थी तो सभी खुश थे। हैंडसम दूल्हा और खूबसूरत दुल्हन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन शायद उस वक्त कोई दुल्हन के दिल को समझ नहीं पाया, कोई उसके चेहरे के भाव को पढ़ नहीं पाया। दुल्हन ने साथ साथ शादी की हर रस्म को पूरा किया, लेकिन दिल में फेरे किसी और के थे। शादी के वक्त दुल्हन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही मंडप की रौनक कम हुई, हाथ की मेहंदी उतरने लगी, चेहरे की हल्दी फीकी पड़ने लगी, दुल्हन ने अपना असली रूप दिखा दिया। और 3 जुलाई को ऐसी साजिश रची कि पति का चेहरा नीला पड़ गया और वो पत्नी को देखता रह गया। दुल्हन का नाम भावना और पति का नाम मोहित। भावना के मन में पति के लिए कोई भाव नहीं था। पति भी एक हफ्ते में पत्नी का मन मोह नहीं पाया, लेकिन मोहित कोशिश में था कि नई जिंदगी हाईवे पर तेज दौड़े। इसलिए वो मंदिर मंदिर पत्नी को लेकर जा रहा था, लेकिन जिंदगी का एक पहिया कुछ और चाहता था। उसे अपनी दिशा में जाना था। इसलिए 3 जुलाई को भावना ने एक प्लान तैयार किया और इस योजना में अपने भतीजे को भी शामिल कर लिया। 3 जुलाई को साजिश, 5 जुलाई को खुलासा। सीसीटीवी फुटेज ने दुल्हन की साजिश का सच सामने ला दिया और व्हाट्सएप चैट ने साजिश की वजह का भी खुलासा कर दिया। आखिर भावना ने पति मोहित के साथ ऐसा क्यों किया और साजिश में अपने भतीजे को क्यों शामिल किया? शादी के 1 सप्ताह के भीतर ही भावना ने वो मास्टर प्लान तैयार किया जिसके बाद पति सलाखों के पीछे होता और वह प्रेमी के साथ रह रही होती। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। 3 जुलाई को पति मोहित पत्नी भावना को लेकर मथुरा के पास एक मंदिर के लिए निकला। मोहित ने सोचा कि भगवान का आशीर्वाद लेकर जिंदगी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन भावना ने इस मौके का फायदा उठाने की सोच ली। भावना ने मोहित को फंसाने के लिए प्लानिंग में प्रेमी के साथ भतीजे का भी इस्तेमाल किया। किसी तरह से मोहित को जेल भिजवाना चाहती थी, इसलिए कार में गन रखवाने की योजना बनाई गई थी। प्लानिंग के मुताबिक भावना को पलवल से शनिदेव कोसी मंदिर आना था और उसी दौरान वह अपनी हवेली होटल पर रुके, जहां भावना के भतीजे ने उसको पिस्टल दी और उस पिस्टल को भावना ने अपने पति के सीट के पीछे वाले हिस्से में रख दिया। इसके बाद इसकी सूचना भावना ने अपने प्रेमी को दे दी। प्रेमी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और कहा कि एक कार में युवक युवती हथियार लेकर जा रहे हैं। प्रेमी की बात को सच मानते हुए पुलिस ने गाड़ी को रुकवाया और उसमें चेकिंग की, जिसके बाद गाड़ी में पिस्टल निकले। चौकी कोटवन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी चेक किया गया था। उसकी गाड़ी के अंदर सीट कनेक्टर साइड की सीट के पीछे एक पिस्टल बरामद हुई और गहनता से उसकी जांच की गई तो जानकारी में आया और प्रकरण तो मियां बीवी इस गाड़ी के अंदर बैठे थे। अपनी गाड़ी में पिस्टल देखकर मोहित के होश उड़ गए। पुलिस पति पत्नी को थाने लेकर गई और पिस्टल के बारे में पूछताछ करने लगी। मोहित बार बार कह रहा था कि पिस्टल उसका नहीं है। पुलिस को भी मोहित की बातों पर विश्वास हो गया और उसने मामले की पड़ताल शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने कार में पिस्टल होने की सूचना देने वाले से पूछताछ की। थाना दनकौर के रहने वाले विकास नाम से पुलिस ने जब कड़ाई से पूछा तो उसने साजिश की परतें हटा दी। बताया कि भावना से वो प्यार करता है और इसलिए कार में पिस्टल रखने की सूचना दी। बीवी के अवैध संबंध होने की चीजें जांच में प्रकाश में आई। बीवी ने षड्यंत्र कर अपने प्रेमी के साथ ये पिस्टल
उस गाड़ी में प्रांत की, और जिसको कि वो चाहती थी कि अपने पति को जेल भिजवाना। पुलिस यही नहीं रुकी। पुलिस ने जब भावना के मोबाइल को चेक किया तो तस्वीरें और साफ हो गई। चैटिंग में प्रेमी से बातचीत के सबूत मिले, उसमें पिस्टल का भी जिक्र था। यही नहीं, सीसीटीवी फुटेज में भावना अपने भतीजे के साथ देखी गई। तस्वीरों में जिस लड़के को आप देख रहे हैं, ये भावना का भतीजा है और शौच के बहाने अंदर जाते हुए ये भावना की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भतीजे ने अपनी बुआ को पिस्टल दिया और फिर भावना ने उसे कार में रख दिया। पुलिस ने सबूतों के आधार पर प्रेमी विकास को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल ये कि भावना ने अपने भतीजे और प्रेमी के साथ ये साजिश क्यों रची? क्योंकि 3-4 साल से जो इसका प्रेमी था, इसके संबंध इसके साथ थे, लड़की के साथ थे, और ये लड़का नोएडा का रहने वाला है, ग्रेटर नोएडा का। और जांच में चीज़ें सब क्लियर हुई कि इन लड़की के और इसके संबंध थे। भावना अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, पति को जेल भेजकर तलाक लेना चाहती थी। तलाक के बाद फिर प्रेमी से शादी का प्लान था, इसलिए भावना ने पहले पति की कार में पिस्टल रखवाई और फिर पिता को फोन कर चिल्लाने लगी। उसने अपने पिता से फोन पर बातचीत में कहा कि आपने स्मगलर से शादी कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। ये इसने भी स्वीकार किया कि आज हम लोग एक दूसरे को जानते थे और शादी करना चाहते थे। इसी चीज़ को लेके हम लोगों ने ये सब प्लान किया कि लड़के को हम जेल भिजवा देते हैं किसी प्रकरण में, और उसके बाद फिर हम लोग शादी कर लेंगे। मामले का भंडाफोड़ होने के बाद भावना और मोहित के रिश्तों में दरार आ गया है। भावना यही चाहती थी, वो मोहित से दूर होकर विकास के साथ रहना चाहती थी, पर अब ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल, जो इस साजिश में शामिल हैं उन सबके के खिलाफ मुकदमे में उनके को शामिल किया गया, और विवेचना के आधार पर जो साक्ष्य मिलेंगे और जो भी प्रकाश में आएंगे उन सबका नाम इसमें शामिल किया जाएगा। धर्मनगर मथुरा में भावना के इस खेल की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अलग होना था तो बातचीत कर अलग हो जाती, आखिर मोहब्बत में ये गुनाह क्यों कर डाला? न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक